ऑलराइट, तो योर स्टॉक के सेकेंड इनिंग में अब आप सभी का स्वागत है। और इस शो में झटपट आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि सवाल आप हमसे कैसे पूछ सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9167329108 और इस नंबर पर एसएमएस भी कर देना है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो हम लाइव हैं ही, यूट्यूब पर देख रहे हैं, वहां भी सवाल छोड़ सकते हैं। स्टॉक का नाम, आपने किस रेट पर खरीदा है और कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, क्योंकि नजरिए के हिसाब से आपको जो सलाह दी जाएगी वो भी बदलेगी और इसीलिए टाइम होराइजन हमारे लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौरांग शाह लगातार हमारी इस पेशकश में। गौरांग, बाजार का भी एक चेक हम ले लेते हैं, जहां पर फिलहाल काफी फ्लैट माहौल होता हुआ दिखाई दे रहा है और ब्रॉडर इंडिसेस भी अगर हम स्मॉल कैप मिड कैप के लिहाज से देखें तो वो भी फिलहाल कुछ खास अब पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। एक रेंज बाउंड मूवमेंट फिलहाल इस घड़ी बाजार की चाल में। इंडेक्स वाइज ऑटो फिलहाल हम देख रहे हैं हरे निशान में है, लगभग आधे % के ऊपर। आईटी पर दबाव है, पीएसयू बैंकों का पूरा खेमा हम देख रहे हैं दबाव में है। आज एफएमसीजी मेटल्स पर भी दबाव पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। फार्मा काफी फ्लैट और रियलिटी काफी फ्लैट, लेकिन लाल और हनीशी के निशान के बीच में झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक बार मार्केट ब्रेथ भी आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे और निफ्टी के फिलहाल टॉप गेनर्स पर भी हम बातचीत करेंगे। ओवरऑल 1155 एडवांसेस हैं, 1401 डिक्लाइंस हैं। इंडिया विक्स काफी सपाट है, मेरे ख्याल से ये एक बात हमें फिलहाल नोट डाउन करनी चाहिए। 14 के आसपास यहाँ पर इंडिया विक्स के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। हीट मैप आप स्क्रीन पे पेश करेंगे और हीट मैप के बदौलत अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल लगभग 3.5% के ऊपर कारोबार में। ट्रेंड में हम देख रहे 1.5% की तेजी पर कारोबार हो रहा है। मारुति सुजुकी, एमएनएम, आइशर मोटर, तमाम ऑटो काउंटर्स देखिए आप काफी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। गौरांग, बाजार की चाल पर मैं सवाल लूं, मेरे साथ दर्शक भी दरअसल जुड़ चुके हैं, हमें बताया जा रहा है। दीपक है फोन लाइन पर हरियाणा से। दीपक जी नमस्कार। सर मैम बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? मैंने मैम ले रखे हैं आईडीएफसी के शेयर 940। ओके, और रेट बताएंगे सर? परचेज प्राइस है मेरा 76.50 76.50। परफेक्ट। और क्लियरली शॉर्ट टर्म के लिए रखना है? हाँ जी मैम, 2-3 मंथ के लिए। ऑलराइट, चलिए शॉर्ट टर्म पर तो गौरांग यहाँ पर राय नहीं दे पाएंगे हमारे आज के मेहमान, लेकिन गौरांग मैं चाहती हूँ कि फिर भी आप इनको एक मार्गदर्शन दे दें सेक्टर के लिहाज से। और दूसरा, बाजार की चाल पर भी मुझे आपसे सवाल पूछना था। बताइएगा क्या राय, पहले दीपक को। तो देखिए कविता, अगर दीपक जी के पास समय की पाबंदी नहीं है तो हमारी रिसर्च की टीम की तरफ से इकट्ठा करने की यानी कि एक्यूमुलेट करने की राय है। अब दिक्कत यह है कि इनका खरीद का भाव है 75-76 के आसपास, जो कि थोड़ा ऊपरी स्तर पर है। और दूसरी बात, आईडीएफसी बैंक के जो नतीजे आए थे वहां पर एमएफआई सेगमेंट को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें थी चौथी तिमाही में और तीसरी तिमाही में। पिछले वित्तीय वर्ष के जो नतीजे आए उसके कारण थोड़ा बहुत दबाव आया। मैनेजमेंट के तरफ से नतीजों के पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि पूर्ण प्रयास किया जाएगा इस परिस्थिति को सुधारने के लिए और ग्रॉस नेट एनपीए प्रोविजनिंग को कम करने के लिए। अगर लंबी अवधि का नजरिया है, अगर समय इनके पास है, तो हमारी तरफ से धीरे धीरे करके इकट्ठा, यानी कि अगर ये फिर से, क्योंकि इनका निवेश थोड़ा ऊपरी स्तर पर है, अगर 70 के नीचे और 65 के आसपास आता है कभी भी गिरते हुए बाजार में, तो ये थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं, जिससे इनका निवेश का स्तर थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा। और नतीजों पर ध्यान देना अनिवार्य होगा इस वित्तीय वर्ष के, क्योंकि जो सुधार की उम्मीद है वो शायद आपको दूसरे तीसरे तिमाही से आती हुई दिखेगी। लेकिन ये मैं पूर्ण तरीके से बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए बात कर रहा हूं। जहां तक आपका प्रश्न है बाजार के ऊपर, कविता, मेरा मानना है कि पिछले हफ्ते शुक्रवार से जब से ये परिस्थिति युद्ध को लेकर के खड़ी हुई ईरान और इजराइल के बीच में, तो शुक्रवार को शुरुआत निचले स्तर पर हुई, बंद होते हुए बाजार ऊपर आएगा। सोमवार को भी ऐसा हुआ, मंगलवार को सकारात्मक नजरिया, कल भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ और आज क्षमा चाहता हूं, शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन फिर हम दायरेबंद कारोबार कर रहे हैं। तो बाजार, हमारा मानना है कि आने वाले कुछ समय तक इसी प्रकार से दायराबंद कारोबार होगा। निफ्टी में निचला स्तर शायद अगर परिस्थितियां और खराब होती है तो 24,600 से लेकर के 24,800 के बीच में, और ऊपर की तरफ जो पड़ाव बन रहा है रेजिस्टेंस के रूप में, यानी कि मुनाफा वसूली हो जाती है, वो करीबन 25,000 25,100 के आसपास। लेकिन इस बीच में
पिछले कुछ दिनों से स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक आपको काफी कुछ अच्छी हरकत होती हुई दिखाई दी है। ठीक है, तो ये है राय आपको बाजार और स्टॉक पर मिलती हुई। इस वक्त हमारे साथ एक नए कॉलर जुड़े हुए हैं, गणेश जी। गणेश जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं? हेलो जी गणेश जी, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार। पूना से। क्या सवाल है आपका? अशोक लेलैंड ना? अशोक लेलैंड। ठीक है, बाइंग प्राइस आपकी 129 है। ठीक, इसके अलावा LIC भी आपके पास है 889 पे। ओके 889। ठीक है, चलिए इनके दो स्टॉक को लेते हैं। LIC इन्होंने 889 के भाव पे खरीदा है, अशोक लेलैंड 129 के भाव पे खरीदा हुआ है। नीलेश जैन हमारे साथ एक और मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। नीलेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका, अपना समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक लेलैंड और LIC दोनों पर राय दीजिए। मैं एक बार लेवल्स बता देता हूं। 129 के आसपास अशोक लेलैंड में खरीदारी है और 889 के आसपास इनकी LIC में खरीदारी है। दोनों पर राय दीजिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम अशोक लेलैंड इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से देखें, स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है कि ये 250 के ऊपर निकल सकता है और एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। ऑलरेडी खरीदारी की हुई है तो बने रहें। 226 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वहां पर सबसे पहले तो स्टॉप लॉस रखना होगा और लॉन्ग पोजीशन में बने रहने की सलाह होगी। और सिमिलरली LIC पर भी शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। 920 और 915 तक ये स्टॉक फिसल सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 895 का और पोजिशनल लिहाज से काउंटर 980,000 तक का मुंह दिखा सकता है, बट थोड़ा सा लंबा नजरिया रख के LIC में बने रह सकते हैं। चलिए, तो अशोक लेलैंड में थोड़ा सा आप लंबा नजरिया रखने की सलाह दे रहे हैं नीलेश। और चलिए आगे बढ़ते हैं और धीरज रावत जी का सवाल यूट्यूब के जरिए हम लेंगे। और भारत इलेक्ट्रॉनिक गौरांग इन्होंने खरीदारी कर रखी है। बाइंग प्राइस क्लियरली ये कह रहे हैं 335 है, लेकिन गौरांग नजरिया इनका केवल 6 महीने का है और इनफैक्ट पूछ रहे हैं कि क्या और ऐड किया जा सकता है इन लेवल्स पर। अगर कवरेज में है तो और ऐड करने पर आप सलाह दे सकते हैं गौरांग। देखिए कविता, 6 महीने अभी मैंने टिप्पणी करी कोचिन शिपयार्ड को लेकर के, तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि आपका नजरिया 3-4 साल 5 साल है, उससे अधिक का होना चाहिए। अब छोटी अवधि मध्यम अवधि के लिए हम तो सक्षम नहीं है टिप्पणी करने के लिए, लेकिन हमने हाल ही में और हमने हमारे ही चैनल लिटिना स्वदेश पर मेरे ख्याल से अप्रैल के महीने में 240 के आसपास गया था, 240-250 के आसपास जब गिरावट थी, तभी हमने हमारे चैनल पर राय दी थी लंबी अवधि के लिए BEL में निवेश करने के लिए। वो आज की तारीख में भी बरकरार है। और ये भी जोड़ना चाहूंगा कि हमारी जो टीम है उन्होंने लक्ष्यांक जो है BEL के बढ़ा करके 440 के पार के किए हैं। लेकिन ये पूरा जो हम राय दे रहे हैं, पूरी राय दे रहे हैं, ये लंबी अवधि के लिए 3-6 महीने के लिए हम तो सक्षम ही नहीं है टिप्पणी करने के लिए। लेकिन हाँ, निवेश सीमा में, निवेश समय में अगर ये परिवर्तन कर सकते हैं और लंबी अवधि का, जैसे मैंने बताया, अगर आप नजरिया रखते हैं तो बने रहे और जोड़ना चाहते हैं तो गिरावट पर आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो ये है राय आपको BEL पर मिलती हुई। डिफेंस क्षेत्र पर जो है गौरांग सर का नजरिया लगातार वो देते रहे हैं और इस पर काफी बुलिश नजरिया गौरांग सर का। बढ़ते हैं आगे। हरेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस वक्त वाराणसी से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरेंद्र सिंह जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। अच्छा, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन NHPC पे राय जानना चाहते हैं। 99 रुपए में इन्होंने 800 शेयर खरीदारी की हुई है। फिलहाल अच्छे खासे नुकसान में है NHPC में, इनके भाव से नीचे है ये स्टॉक का। निवेश NHPC 99 का भाव, क्या लगता है कि थोड़ा समय दिया जाए तो ये लेवल्स आ सकते हैं, या आपको लग रहा है कि फिलहाल इससे निकल जाने में भलाई होगी आने वाले किसी उछाल में? बिल्कुल, देखिए स्ट्रक्चर वीक हो चुका है यहाँ पर। जिस हिसाब से काउंटर ने 85 का लेवल ब्रेक किया है, एक स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से काउंटर थोड़ा और वीकनेस दिखा सकता है और 80 तक के लेवल निचले स्तरों पर छू सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है तो यहाँ पर उछाल पे एग्जिट करने की सलाह होगी। अगर बने रहना चाहते हैं तो 80 का स्टॉप लॉस से
थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से अगर बने रहना चाहते तो स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करके चल सकते हैं, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर यही इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन है नेगेटिव बायस के साथ वो यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा और सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प दर्शक का हम सवाल लेंगे और गौरांग ये क्लियरली आप ही के लिए पूछा जा रहा है। हमारे दर्शक हैं भारत भूषण अग्रवाल साहब, इन्होंने यूट्यूब पर अपना सवाल भेजा है और बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि मेरे सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ गौरांग शाह सर ही देंगे। बहुत फेवरेट हैं इनके आप और काफी लंबे समय से आपको जो है ये फॉलो भी कर रहे हैं। 5000 से ज्यादा शेयर्स HDFC बैंक पर लिया हुआ है इन्होंने और यहाँ पर सिंस इंसेप्शन की ये बात कर रहे हैं इनके पास पड़ा हुआ है। अब ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, किस तरह से अपनी होल्डिंग्स जो है ये रिड्यूस कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं। इनकी उम्र बहुत इंटरेस्टिंग है, 82 इयर्स ओल्ड और मेरे ख्याल से ये हार्डकोर बाजार के एक निवेशक हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंट एवरेज एक्विजिशन 365 प्राइस है सिंस इंसेप्शन दिसंबर 1994 इन्होंने अपनी डिटेलिंग दी है खरीद की। एप्रिसिएशन पिछले कुछ समय में कम हुआ है लेकिन अब ओवरऑल जो है कितना और रुकना चाहिए ये आप ही से जानना चाहते हैं आगे की रणनीति। भारत भूषण अग्रवाल नाम है इनका। गौरांग शायद आप संबोधित करना चाहें। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी, जो भी आपने प्रशंसा की है और जो भी शब्दावली का आपने प्रयोग किया है। और मेरे ख्याल से कविता अग्रवाल जी एक बहुत ही सक्षम और मजबूत उदाहरण है। ये सीनियर सिटीजन है, आप बता रहे थे इनकी उम्र 80 वर्ष की है, तो ये एक बहुत ही मजबूत और सक्षम उदाहरण है, खास करके आजकल के जो युवा पीढ़ी बाजार से जुड़ रहे हैं। कुछ लोगों की या ज्यादातर युवा लोगों की ये सोच और विचारधारा है कि शेयर बाजार में आप झटपट पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जितनी झटपट आप पैसा बना सकते हैं खटाखट आप वो पैसा गवा भी सकते हैं, क्योंकि शेयर बाजार इस प्रकार का प्राणी है। और अगर सभी लोग छोटी मध्यम अवधि में ट्रेडिंग करके पैसा कमा लेते तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व भर में गरीबी नाम की चीज ही नहीं होती। ये मेरी सोच और विचारधारा। जहां तक प्रश्न है अग्रवाल जी का, तो मेरे ख्याल से ये जैसे मैं बता रहा था उदाहरण है कि अगर आपने सक्षम मजबूत कंपनी में लंबी अवधि में अच्छे खासे स्तर पर निवेश किया है तो इस प्रकार की पूंजी खड़ी होती है। आप देखिए किस प्रकार का मुनाफा हो रहा है, क्योंकि जो स्तर पर इन्होंने खरीदा था कई सालों पहले। तो अग्रवाल जी यही कहना मैं चाहूंगा आपको, हालांकि आपको मैं राय देने तो काबिल नहीं हूं, आप काफी सुलझे हुए निवेशक हैं और आप हमसे उम्र में भी काफी बड़े हैं, आपका ओहदा भी बहुत बड़ा है, आपका अनुभव भी हमसे बहुत बड़ा है। लेकिन हमारी रिसर्च टीम की तरफ से 2200 के आसपास के लक्ष्यांक है HDFC बैंक में लंबी अवधि के लिए। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर HDFC बैंक को भारत भूषण सर को सलाह देते हुए और अगली बार सर अपना सवाल पूछे तो कोशिश कीजिएगा फोन लाइन पर भी हमारे साथ आप मिल जाएं, क्योंकि आप जैसे निवेशकों से भी हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरे ख्याल से ये एक शो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम हर तरह से दर्शकों को मार्गदर्शन देते हैं। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार खबरें भी हैं, स्टॉक स्पेसिफिक डीप डाइव रिसर्च हमारा खास सेगमेंट भी है जहां पर बात होगी एक अनोखे शेयर की। सब कुछ इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और लगातार अब आपके सवालों को हम शामिल कर रहे हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारे सवाल आप हम तक पहुंचा रहे हैं, जरा उनमें से भी कुछ सवालों को अपने साथ हम शामिल करते हैं। तो हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने खास तौर पे इरिडा पर राय जाननी चाहिए। इनका नाम अमित है और हालांकि इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी नहीं बताई है। इरिडा में क्या करना चाहिए ये पूछ रहे हैं। तो बताएं अनिलेश, इरिडा आपको कैसा लगता है इन लेवल्स पे? देखिए इरेडा में रिसेंटली हमने एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखी थी और उसके बाद लगातार ये स्टॉक दबाव में देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर स्पेन आउट हो रहा है, वीकनेस और थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है। स्टॉक अपने 200 लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है और निचले स्तर पर अगर सपोर्ट की बात करें तो वो फिलहाल सपोर्ट नजर आ रहा है 152 के आसपास। तो 152 का सपोर्ट है तो संभावना काफी ज्यादा है कि स्टॉक यहां से थोड़ा और गिर सकता है।
तो बेहतर होगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में से लॉन्ग ट्रेड लेने से अवॉइड करें। अगर पोजीशन बनी हुई है तो 162 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं, उसके नीचे अगर फिसलता है तो एग्जिट कर जाए लॉन्ग पोजीशन में से। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है। गौरांग, आपके एक और फैन का सवाल मैं शो में शामिल करना चाहती हूँ। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं सरोज कुमार तिवारी सर, और स्पेसिफिकली कहा है कि गौरांग जी को ही मेरा सवाल पूछिएगा। मेरा नमस्कार उन्हें। M&M में इन्हें और खरीदारी करनी है। 1465 के लेवल पर 50 शेयर लिए हैं और लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना चाहते हैं। गौरांग, सरोज कुमार तिवारी सर का सवाल है। तो तिवारी जी को भी हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। कविता, देखिए M&M जहां तक हमारी सोच और विचारधारा है, एक ऐसी कंपनी है जो कि अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट प्रोफाइल है इनके पास। हाल ही में जो इन्होंने पैसेंजर व्हीकल में 2 शानदार ईवीज लॉन्च करी, वो काबिले तारीफ है और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है विद आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ, आधुनिक फीचर्स के साथ साथ। उसके बाद इनके पास एसयूवीज हैं सभी श्रेणी में। तत्पश्चात उनके पास यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल, मीडियम कमर्शियल व्हीकल और हेवी कमर्शियल व्हीकल। तो ट्रैक्टर, एग्री इक्विपमेंट का भी साथ इनको बैलेंस शीट पर मिलता है। हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय हमारी टीम के तरफ से, और अनुमानित लक्ष्यांक फिलहाल जो भी नतीजे हमने देखे कविता, उसके आधार पर करीबन 3400 के आसपास के लक्ष्यांक है। अनिवार्य होगा ये भी कहना कि अगर नतीजे अच्छे आए और सकारात्मक रुझान आगे जाते हुए कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से कारोबार पे दिखता हुआ दिखा, तो इस लक्ष्यांक को हम परिवर्तन ऊपर की तरफ करेंगे। यह है M&M पर राय आपको मिलती हुई। चलिए, YouTube पर और भी सवाल लगातार लाइव आ रहे हैं। हमारे एक दर्शक हैं दीपक पाहुजा, और वो IDFC फर्स्ट बैंक पर राय जानना चाहते हैं। 76 रुपए के आसपास के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। नीलेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पूछ रहे हैं शॉर्ट टर्म का जरा नजरिया बताइए 76 रुपए की बाइंग के हिसाब से IDFC फर्स्ट बैंक पे। देखिए, शॉर्ट टर्म का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। काउंटर में जिस हिसाब से रीसेंट डेवलपमेंट पॉजिटिव साइड में हमें देखने को मिल रहे हैं, निचले स्तरों से अगर हम देखें तो एक सीरीज ऑफ हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन की यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो जब तक ये पर्टिकुलर स्टॉक 66-67 की जोन को ब्रेक नहीं करता है निचले स्तरों पर, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तब तक यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहने की सलाह होगी। ऊपरी स्तरों पर 74 से लेकर 76 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, चलिए एक और सवाल YouTube से लेंगे, और रिधिमा मेहरोत्रा का सवाल गौरांग YouTube से आया है। CDSL में खरीदारी कर रही हैं और अगले 3 साल तक रुकना चाहती हैं। 1238 50 जी। गौरांग, कविता, देखिए क्षेत्र अच्छा है, शेयर बाजार से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो अच्छा तो लगना ही चाहिए। और हमारी सोच और विचारधारा में क्षेत्र पर टिप्पणी करूंगा क्योंकि CDSL पर फिलहाल कवरेज नहीं है। एक कंपनी है जो भी सर्विसेज से जुड़ी हुई शेयर बाजार है, उस पर हमारी कवरेज है, वो है कैंप्स। जहां तक शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार और इस क्षेत्र का सवाल है, देखिए मैं जो टिप्पणी मैंने रक्षा क्षेत्र के लिए की थी कविता, उसी प्रकार से या उसी स्तर पर अगर आपका ये अनुमान है कि भारतीय शेयर बाजार 3 साल 5 साल या आने वाले कुछ सालों तक अच्छा कामकाज करेगा, तो स्वाभाविक है कविता कि शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां भी अच्छा कामकाज करेगी। फिर वो शायद उदाहरण के तौर पर प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हो, सर्विसेज प्रोवाइडर हो, या फिर इंटरमीडिएटरीज। खाली एक ही है, बहुत सारी छोटी मझौली कंपनियां भी इस क्षेत्र में, उससे थोड़ा आपको सावधान रहने की मैं राय दूंगा। जो सक्षम मजबूत कंपनियां हैं उसमें आपको बिल्कुल जाकर के निवेश करते हैं। और CDSL के लिए एक टेलविंड या फिर एक अच्छा सकारात्मक बात यह भी है कि ये बातें सुनने में आई कि NSDL का भी IPO बहुत जल्द आएगा, तो ये भी एक सकारात्मक, वो कहीं ना कहीं स्टॉक को सपोर्ट करती हुई, इस क्षेत्र को सपोर्ट करती हुई। समय कम है हमारे पास, एक अहम खबर की ओर भी जरा हम बढ़ेंगे, इस वक्त आ रही है। किस खबर और ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट के दम पर इंडसइंड के शेयर में तेजी दिख रही है, शरद दुबे से जरा जान लेते हैं।
इंडसइंड बैंक पे देखेंगे तो स्टॉक में तेजी भी देखने मिली थी दिन के ट्रेड में, और अब यहाँ पे देखें तो नोमुरा का एक इम्पॉर्टेंट अपग्रेड देखने मिला है। अब ये अपग्रेड जो है न्यूट्रल से बाय रेटिंग पे हो गया और लक्ष्य भी बढ़ा दिया गया है, 700 से 1050 कर दिया है। तो ऑफकोर्स लक्ष्य में भी जो है एक सिग्निफिकेंट टारगेट प्राइस हाइक देखने मिली है। ऑफकोर्स पिछले 2 से 3 महीने में लीडरशिप एग्जिट्स और अकाउंटिंग इश्यूज और एडजस्टमेंट के कारण जो था बैंक न्यूज़ में थी, लेकिन अब ब्रोकिंग हाउस का मानना है कि बैंक ने एक अंडरगॉन एक सिग्निफिकेंट बुक्स जो है क्लीन अप देखने मिली है और वन टाइम प्रोविजंस भी लिया गया है। नियर टर्म स्टॉक परफॉर्मेंस थोड़ी म्यूटेड ज़रूर थी, लीडरशिप एग्जिट थी, लेकिन अगर हिस्ट्री देखा जाए और अलग बैंक के साथ कंपेयर करा जाए तो मीडियम टर्म में कुछ इम्पैक्ट नहीं देखने मिलता है। जो कैपिटल लिक्विडिटी पोजीशन होती है बैंक के ऑपरेशनल पैरामीटर्स देखने के लिए वो एकदम सही हैं और एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल भी है ब्रोकिंग हाउस का कहना है, खासकर कि रिटेल सेगमेंट में जहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम आगे जाते हुए देखने मिल सकती है। इंटरेस्टिंगली EPS जो FY 27-28 का है वो 14 से 16% और बढ़ सकता है अगर हायर नेट इंटरेस्ट इनकम देखें और लोअर क्रेडिट कॉस्ट देखें। लेकिन अगर बात करें तो एक साल में इंडसइंड बैंक रिटर्न ज़्यादा नहीं आए हैं, 44% का गिरावट जो है रिटर्न्स में देखने मिला। लेकिन अगर मार्च लो से बात करें तो 33% गेंस भी आए हैं। 46 एनालिस्ट ट्रैक करते हैं ब्लूमबर्ग के डेटा हिसाब से, लेकिन यहाँ पे देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द एनालिस्ट बाई और होल्ड अगर दोनों को जोड़ दें तो 52% एनालिस्ट का राय है कि बने रहें स्टॉक में या खरीदारी करें। सिर्फ 48% जो बचा है वहाँ पे सेल रेटिंग दी गई है। हमने जो है अहम ब्रोकरिंग हाउसेस की जो हाईएस्ट टारगेट प्राइसेस उसको एक बार लाया, उसमें नुवामा और ICICI डायरेक्ट डोमेस्टिक प्लेयर्स है, दोनों के मेंटेन बाई और इनके टारगेट प्राइस जो है एक 1660 का है और दूसरा 1350 का है। मैक्वारी फॉरेन ब्रोकिंग हाउस 1210 का टारगेट प्राइस है, मेंटेन आउट परफॉर्म का है और आज का रीसेंट अपग्रेड नोमुरा का 1050 का टारगेट प्राइस हो गया और अपग्रेड हुई है न्यूट्रल से बाई की तरफ। चलिए तो शरद तमाम डिटेल्स यहाँ पर इंडसइंड पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट पर तमाम डिटेल्स देते हुए धन्यवाद आपका। और इसी के साथ योर स्टॉक को भी हमें समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय दिया और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। चलिए इसी के साथ मुझे और प्रशांत को भी इजाजत दे, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार बात होगी कमोडिटी बाजार की, मुनाफे की मंडी में। नमस्कार।